या स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वाति काबरा। मैंने आपको पहले भी 2 सेशन में अकाउंट्स का थोड़ा नॉलेज दिया था और आपको भी लग रहा होगा मैम थ्योरी पे थ्योरी समझाई जा रही, जबकि अकाउंट्स में तो प्रैक्टिकल होता है और इंटरेस्ट भी प्रैक्टिकल में ही आता है। तो अब मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाती हूँ। अकाउंट मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। एक तो वो सिंगल एंट्री साइंटिफिक नहीं होती, डबल एंट्री साइंटिफिक होती है, और हमें तो साइंटिफिक लॉजिक पे जाना है तो हमको डबल एंट्री सिस्टम समझना पड़ेगा। यानी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करना सीखने जा रहे हैं अब, ठीक है, बी रेडी। तो अब इसमें क्या होता है, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन तो होना चाहिए ना, कि हमारे बिजनेस में या तो कुछ आया है या कुछ गया है, या कोई इनकम हुई या कोई एक्सपेंसेस हुआ है, कुछ तो होना चाहिए। तो हमारे बिजनेस में पहले तो हमें यही है ना कि पहले आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। होने के बाद में हमें ये पता करना है कि इसमें क्या क्या अफेक्ट हुआ है, इस ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट हुआ है, क्या आया है, क्या गया है, कैश आया है, कैश गया है, या हमने गुड्स परचेज की है, या हमने सेल की। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन होते ही हमें पता करना पड़ेगा कि किस किस मैटर का पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। चलो वो पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें 2 एस्पेक्ट सर्च करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि गुड सेल की तो गुड सेल बढ़ रही है, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है और कैश आ रहा है, तो 2 चीजें अफेक्ट हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है और कैश आ रहा है, तो ये दोनों अकाउंट को अफेक्ट करेगी, तो इसको ड्यूअल एस्पेक्ट बोला। अब ये 2 में से आपको क्या करने पड़ेगा, जब आपका जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरी अकाउंटिंग में ये 2 वर्ड तो आप रट लो। जो 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसमें से एक अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। जैसे मैंने सेल का भी बताया है, एक सेल हो रही है और एक कैश आ रहा है, तो इसमें से एक अकाउंट, चाहे सेल या कैश, एक अकाउंट डेबिट होगा तो अदर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, सिमिलरली, मतलब बिल्कुल सेम अमाउंट से, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम आप सेल और कैश दोनों में से किसी एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करें। तो उसके लिए मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो चलें अब आगे, हम रूल समझ रहे हैं अकाउंटिंग के कि ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन में 2 आइटम ढूंढेंगे, 2 अकाउंट ढूंढेंगे जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, फिर उसमें से एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये रिकॉर्ड हो गया आपका। चलो रिकॉर्ड करना तो सीख रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने के पहले हमें 4 वर्ड को और समझना पड़ेगा। ये 4 वर्ड कौन से हैं, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक है एक्रूड इनकम और एक है अनअर्न्ड इनकम। अब अपने को परफेक्ट बनना है तो कोई मैटर छोड़ना नहीं है। अब ये क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब तो आपको पता ही है, खर्चा। जो हमारे बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं ना। तो ये आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, बकाया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हिंदी में बोले तो बकाया खर्चा। मान लो आपने रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है, ठीक है, और 2 महीने से आपने उसका रेंट पे नहीं किया। रेंट आपका एक्सपेंसेस है और आपने 2 मंथ का रेंट पे नहीं किया, तो ये 2 मंथ का जो रेंट है वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स एक्सपेंसेज विच इज ड्यू बट नॉट पेड। जो ड्यू तो हो गया है लेकिन आपने पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे मान लो कि वो ईयरली आपको लेता है, मंथली नहीं लेके ईयरली आपका लेता है कि रेंट पे कर देना। तो आपने जब पेमेंट करने गए तो आपने 12 मंथ का पे नहीं करके 10 मंथ का रेंट पे किया, तो 10 मंथ का तो पे कर दिया, ड्यू की था और पे भी कर दिया, लेकिन 2 मंथ का ड्यू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो 2 मंथ का जो रेंट होगा दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब समझ में आ गया, ड्यू एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड। क्लियर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी आपने पे नहीं किया तो फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा, और जो अमाउंट फ्यूचर में पे करनी होती है वो लायबिलिटी कहलाती है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी क्या होगी, लायबिलिटी। आगे बात समझ में। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बिल्कुल उल्टा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब उन्होंने कहा कि आपको 12 मंथ का रेंट पे करना, आपने क्या किया, बाद में हेडेक कौन ले, आपने 15 मंथ का रेंट पे कर दिया, ठीक है। वे है 12 मंथ, आपने नेक्स्ट 3 मंथ का रेंट एडवांस में कर दिया, प्रीपेड, नाम से पता पड़ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच इज नॉट ड्यू, जो ड्यू नहीं हुए लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड
एक्सपेंसेस। क्लियर? इसका बिल्कुल अपोजिट, ये तो ड्यू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, ये ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये जो 3 महीने का आपने एडवांस में पे किया ये प्रीपेड रेंट कहलाएगा। एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे उसमें उसकी जगह। अच्छा, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में समझते, ये है क्या? फ्यूचर में 3 महीने का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया तो फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलना होता है वो क्या कहलाती है? आपकी एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी क्या हो जाएगी? एसेट्स। आगे बात समझ में? ये फ्यूचर में आपको देना बनता है, पे करना पड़ेगा, दैट इज लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ये है एसेट्स। नाउ द थर्ड टर्म इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है वो समझते हैं। एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इनकम आपने अर्न तो कर लिया, आपने काम तो कर लिया, लेकिन उसका अभी आपको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, कहीं पे आप वर्क कर रहे हो, आपको वहां से सैलरी मिलती है, आपने महीने भर काम कर दिया लेकिन उस महीने की 1 महीने की आपको सैलरी नहीं मिली, तो आपने काम कर लिया, तो आपने इनकम अर्न तो कर ली लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम। इनकम अर्नड बट येट नॉट रिसीव्ड। हमने अर्न कर ली लेकिन हमने अभी रिसीव नहीं की है। ठीक है, अब बताओ ये एसेट्स होगी कि लायबिलिटी? नेचुरल है कि ये जो इनकम है फ्यूचर में हमको मिलेगी, और जो इनकम फ्यूचर में मिलेगी, फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एसेट्स। दैट इज द एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगी। क्लियर? लास्ट, अनअर्न्ड इनकम। नाम से पता पड़ा है अनअर्न्ड, जो अभी हमने अर्न नहीं की है। ठीक है, इसको एक और दूसरा नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम जो एडवांस में रिसीव होगी, हमने अभी काम ही नहीं किया और पहले से पैसे ले लिए। ठीक है, तो इनकम जो अर्न नहीं की लेकिन एडवांस में रिसीव कर ली वो कहलाती है अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और ये बिल्कुल इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? एक्रूड इनकम अर्न कर ली पर रिसीव नहीं हुई, अनअर्न्ड इनकम अर्न नहीं की पर पैसे एडवांस में ले लिए, तो वो कहलाती है अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करें? ये एसेट्स होती है कि लायबिलिटी होती है? अनअर्न्ड, हमने काम ही नहीं किया और पैसे एडवांस में ले लिए, तो फ्यूचर में हमको उसका काम करना पड़ेगा, और फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी हो गई कि हमको ये काम करना पड़ेगा। फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ्यूचर में और उल्टा हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी। चारों चीजें समझ में आ गई। ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट एडवांस पेड, एक्रूड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अनअर्न्ड इनकम नॉट अर्नड बट एडवांसली रिसीव्ड। ठीक है, ये लायबिलिटी और एसेट्स कैसे हैं जो आपको समझना है। हाँ भाई, अब एंट्री करना सीखें। एंट्री करना सीखना है तो मैंने आपको बताया था हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट 2 अकाउंट तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उनमें ढूंढना पड़ेगा कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, फिर उसमें से एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अकाउंट को पढ़ते हैं पहले, अकाउंट को, फिर डेबिट क्रेडिट करने का तो समझ रहे हैं कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट। एक्चुअल में अकाउंट्स जो है उसको 2 पोर्शन में बांटा गया। एक तो अकाउंट को ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे और एक इसको मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे कि अकाउंट किस टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ रहे हैं ना? तो एक तो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। फिलहाल हम ट्रेडिशनल अप्रोच को डिटेल में चलते हैं, मॉडर्न अप्रोच बाद में देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 2 पार्ट किए गए हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमने अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 अप्रोच है अकाउंट की, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। फिलहाल हम ट्रेडिशनल अप्रोच को टच कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट के 2 पार्ट किए गए हैं, एक तो है पर्सनल अकाउंट और अनदर इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पहले पर्सनल अकाउंट पे चलते हैं, फिर इम्पर्सनल पे चलेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल में अकाउंट में अपन, वैसे भी नाम से ही पता पड़ रहा है पर्सन, इसमें पर्सन को देखा जाता है। अच्छा, पर्सन कौन से? जैसे राम, मोहन, श्याम, ये किसी नेम ऑफ द पर्सन, ये पर्सन कहलाते हैं। अच्छा, ये तो पर्सन है। डेटर जिससे अपन ने क्रेडिट पे सेल किया वो भी पर्सन होता है। क्रेडिटर जिससे अपन ने क्रेडिट पे परचेज किया वो भी पर्सन होता है। तो पर्सनल अकाउंट मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अच्छा, पर्सन में भी आगे देखते हैं 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स जो नेचुरली बोर्न हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया राम, मोहन, सोहन, कोई डेटर का नेम, कोई क्रेडिटर का नेम।
वो पर्सन है और उनको नेचुरल पर्सन कहते हैं क्योंकि वो नेचुरली बॉर्न हुए हैं। तो फिर ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जैसे ऐसे पर्सन जो नेचुरली बॉर्न नहीं हुए, जिन्हों आर्टिफिशियली बनाया गया है, जैसे कंपनी, बैंक, ये कंपनी और बैंक अकाउंट ये एक्चुअल में देखें तो फिजिकली नेचुरली बॉर्न पर्सन नहीं है, लेकिन इनको हमने एक पर्सन बनाया है क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शन करते हैं। कभी कोई कंपनी ट्रांजैक्शन करती है तो केस कंपनी पे होता है, ठीक है, बैंक से भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, तो कंपनी और बैंक ये भी देखे जाए तो ये पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? और एक और है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो अपन बाद में क्लियर करेंगे, पहले इनको पढ़ें फिर आपको ये वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया। पर्सनल अकाउंट में आप पर्सन को इंक्लूड करते हो। पर्सन मीन्स किसी भी पर्सन का नेम आ सकता है उसमें, राम, मोहन, सोहन, श्याम, कोई भी पर्सन का नेम, इसके अलावा डेटर, क्रेडिटर, ठीक है। और क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन मैं आपको बताया वो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, लेकिन ये नेचुरली बॉर्न नहीं होते, लेकिन फिर भी ये पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं, जिसमें आपका कंपनी हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। अच्छा, और कौन आता है पर्सनल अकाउंट में? जैसे कैपिटल वर्ड और एक ड्राइंग्स वर्ड, हमने अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा था, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये क्या होते हैं? ये एक्चुअल में क्या होता है? जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ, माई सेल्फ स्वाति, और मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं जो अकाउंट मेंटेन करूंगी, मैं जो रिकॉर्ड रखूंगी, तो मैं जैसे राम से ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो उसमें राम का नाम लिखूंगी, किसी भी पर्सन से बैंक से ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो बैंक का अकाउंट बनाऊंगी। तो क्या मैं मेरे रिकॉर्ड्स में मैं मेरा ही नाम लिखूंगी, आई एम द ओनर? तो क्या मैं मेरे ही नाम से रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी? क्या मैं मेरे से लिखूंगी? क्या मैंने पैसा लगाया है? तो नेचुरली ऐसा नहीं होगा। किसी भी बिजनेस में ओनर अपना खुद का नाम नहीं लिखता है, तो ओनर का फिर ओनर तो पैसे लेके भी आया है, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ओनर ने ड्राइंग्स भी की है, पर्सनली यूज में लिए, अपने घर पे ले गया कुछ आइटम या कैश, तो फिर उसके ये जो ट्रांजेक्शन उसने किए हैं उसको कैसे दिखाएं? ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं खुद बिजनेस कर रही हूं, मैं खुद ही मेरे नाम से कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगी, मैं खुद ही अपना नाम नहीं लिखूंगी अपने एंट्रीज में, तो फिर तो मुझे रिप्रेजेंट करने वाले यानी ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले दो अकाउंट होंगे, कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट। एक्चुअल में ओनर का खुद का नाम नहीं लिखा जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक तो कैपिटल अकाउंट होता है और एक ड्राइंग्स अकाउंट होता है। तो फिर यहाँ ये भी समझ लीजिए, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट क्योंकि वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। क्लियर? पर्सनल अकाउंट में अब कौन कौन आ गए? नेम ऑफ एनी पर्सन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्सन, डेटर, क्रेडिटर, और क्या होंगे? कोई कंपनी, कोई फर्म, बैंक अकाउंट, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है। ये मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में क्लियरली समझाने के लिए किया है, बाकी रूल तो आपके पर्सनल अकाउंट पे चलेगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ गया आपका? नेम ऑफ पर्सन, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, कोई कंपनी का नेम, कोई फर्म का नेम, बैंक अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट हो गए, ठीक है। अच्छा, ये चीज और बाकी रहेगी अपनी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इस पोर्शन पे चलते हैं। हाँ, हम अकाउंट को अप्रोच पे चल रहे थे, अपनी चल रही थी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में फिलहाल अपन ने पर्सनल अकाउंट पढ़ा है, अब अपन जा रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पहले अपन ने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, अब पढ़ रहे हैं इम्पर्सनल के टू पार्ट्स, नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। कैसे ऑल एसेट्स? जैसे मशीनरी, ये रियल अकाउंट है। ऑल एसेट्स एंड थिंग्स आर रियल अकाउंट। स्टॉक, ये रियल अकाउंट है। कैश, ये रियल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, रियल अकाउंट है, ठीक है। फर्नीचर, मशीनरी, जो भी ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट भी क्लियर हो गया, पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया। रियल अकाउंट क्या होता है? पहले तो अपन नॉलेज ले रहे हैं कि अकाउंट होते क्या है ना। तो रियल अकाउंट में हमने ले लिया कि ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। क्या क्या आ गया इसमें? कैश अकाउंट, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, है ना। तो ये सब चीजें हो गई आपकी रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स आती है, ब्रैकेट में मैंने कुछ लिख रखा है, एक्सेप्ट डेटर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। डेटर अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्योंकि डेटर भी एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनसे फ्यूचर में क्या आने वाला है, आपके पास पैसा आने वाला है, तो डेटर एसेट्स होता है। बैंक अकाउंट भी क्या होता है? एसेट्स होता है। तो दोनों एसेट्स है। इन दोनों एसेट्स को छोड़ के सारी एसेट्स रियल अकाउंट होती है। अच्छा, ये दोनों एसेट्स क्यों नहीं लेते? ये दोनों एसेट्स तो आपके इसमें आ गई थी पर्सनल अकाउंट में।
डेटर पर्सन होता है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा, बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए इन दोनों एसेट्स को छोड़ के ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में एक तो था रियल अकाउंट, नाउ नॉमिनल अकाउंट। व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट में सारे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, केवल 4 चीजें आती है नॉमिनल अकाउंट में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। कुल मिला के आपको सारी एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉसेस, ये चारों आपको इसमें लेने हैं नॉमिनल अकाउंट में। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, ये आपके किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, एक्सपेंसेस में आप परचेज भी करते हो, परचेज आपका एक्सपेंसेस है तो परचेज भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, और इनकम आप सेल करते हो तो आपको इनकम होती है तो सेल भी आपका नॉमिनल अकाउंट आएगा। ठीक है, तो नेम नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आ गई? ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स, बिकॉज परचेज इज एक्सपेंसेस एंड सेल इज इनकम। हम वापस जस्टिफाई कर रहे हैं इस टॉपिक को। हाँ भी ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनली अपना रिजल्ट ये रहा कि आपके पर्सनल अकाउंट, फिर इसके 2 पार्ट रियल अकाउंट और नॉमिनल, फाइनली आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट बैंक अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और क्लियर कर देते हैं, मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली होता क्या था कि जैसे एक एक्सपेंसेस वर्ड है और एक इनकम वर्ड है, ये एक्सपेंसेस और इनकम वर्ड है। अच्छा, एक्सपेंसेस और इनकम का तो इससे रिलेशन ही नहीं है, एक्सपेंसेस और इनकम तो कौन से अकाउंट में आते हैं? आपके नॉमिनल अकाउंट में, तो फिर हम पर्सनल अकाउंट में इनको क्यों लिख रहे हैं? तो अभी जस्ट इसी टॉपिक में जब स्टार्ट किया था मैंने ये सेशन, तो मैंने आपको एक्सपेंसेस और इनकम के प्रीफिक्स या सफिक्स लगाए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये 4 वर्ड बताए थे। तो अगर केवल एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, एक्सपेंसेस या इनकम है तो आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इन एक्सपेंसेस और इनकम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये 4 वर्ड अगर इनके आगे पीछे लग जाते हैं तो फिर ये कौन सा अकाउंट कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट। आगे बात समझ में? पर्सनल अकाउंट। अब एक्सपेंसेस में देखना, केवल रेंट वर्ड, रेंट पेड, तो रेंट तो आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट होगा। पर आया आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीफिक्स लग गया रेंट के, तो ये फिर आउटस्टैंडिंग रेंट आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ये आपको एक ध्यान रखना है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, ये 4 अगर इनके प्रीफिक्स सफिक्स लग गया है तो ये 4 आपके इसमें आएंगे। ठीक है, जस्टिफाई करना, अकाउंट का नॉलेज तो अपन ने ले लिया, अभी फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही है, ध्यान रखना, मॉडर्न अप्रोच बाकी है अभी आपके, है ना। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन रूल पढ़ रहे हैं कि हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़े हैं, कौन से? पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। अब बस इसमें अब तुम्हें पढ़ना है आप लोगों को कि भाई किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, किस केस में, है ना, तो वो समझे हम। अब पर्सनल अकाउंट का रूल समझते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट कीजिए और गिवर को क्रेडिट कीजिए। हमारा जो ट्रांजेक्शन है, हम किसी से भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन ही होता है, तो हम उस पर्सन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर वो पर्सन रिसीव करता है कुछ भी, चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, अगर वो पर्सन रिसीव करता है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब जो देता है, जो पर्सन हमको कुछ देता है, देने वाले को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्लियर है, जैसे हमने राम से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की, राम से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की, तो राम पर्सनल अकाउंट हो गया, राम पर्सन का नेम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, वो पर्सनल अकाउंट है तो क्या वह रिसीवर है या वह गिवर है? हमने गुड्स परचेज की तो वह गिवर है, ठीक है, और वह अगर गिवर है तो गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, हमने बी को गुड्स सेल की क्रेडिट पे, बी को गुड्स सेल की, तो बी आपका ये देखिए कि रिसीवर है कि गिवर है,
बी को रिसीव हो रही गुड्स, तो बी क्या हो गया आपका रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करेंगे डेबिट, यानी बी क्या होगा आपका डेबिट, बी पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। और क्या है, और चीज है, और अब ट्रांजेक्शन बताती हूँ आपको। जैसे मैं किसी से, जैसे मोहन से पैसे मांगती थी, मोहन ने मुझे कैश दिया, तो मेरे पास कैश आ रहा है, किसने दिया कैश, मोहन ने, मोहन पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, मोहन ने कैश दिया, मोहन रिसीवर है कि गिवर है, मोहन गिवर है, इसीलिए मोहन को क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अच्छा, मैंने एस लिमिटेड भी कंपनी है और कंपनी पर्सनल अकाउंट होती है, एस लिमिटेड को मेरे को कोई पेमेंट करना था, मैंने एस लिमिटेड को पेमेंट किया, एस लिमिटेड को मैंने पेमेंट किया, तो एस लिमिटेड रिसीवर हुई कि गिवर हुई, रिसीवर हुई, और वो अगर रिसीवर है तो मैं एस लिमिटेड को क्या करूंगी डेबिट करूंगी। क्लियर कंसेप्ट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आओ बैंक अकाउंट पे। ठीक है, बैंक अकाउंट पे मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, तो बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए, तो मैं बैंक अकाउंट को क्या करूंगी, क्योंकि या तो डेबिट करना होता है या क्रेडिट करना होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, मैंने डिपॉजिट कराया तो बैंक रिसीवर हो गया, और बैंक रिसीवर है इसलिए मैं बैंक अकाउंट को क्या करूंगी डेबिट करूंगी। चलो अब बात करते हैं डेटर की। डेटर जिसको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, वो मेरे को पेमेंट कर रहा है भाई, उसने कहा कि आपके रुपीज ले लीजिए, 5000 रुपीज आप मांगते हो ले लीजिए, डेटर ने मुझे पैसा दिया, डेटर इज द पर्सनल अकाउंट, ठीक है, किसी का नेम होगा, तो उसने मुझे पैसा दिया तो वो गिवर हो गया, और वो गिवर हो गया तो मैं उस डेटर को क्या करूंगी क्रेडिट करूंगी। सेम मैटर क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होता है जिससे मैंने क्रेडिट में परचेज किए, तो मुझे उससे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, आई एम द बिजनेसमैन, मैं आई एम द ओनर प्रोप्राइटर है ना, तो मैं उसको पैसे दूंगी क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है, मुझसे पैसे मांगता है वो, तो मैं उसको पैसे दूंगी, तो वो क्या बन गया मेरा रिसीवर, और रिसीवर को मैं क्या करूंगी डेबिट करूंगी। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। चाहे बैंक अकाउंट का मैटर हो, चाहे किसी पर्सन का हो, चाहे फर्म का हो, चाहे कंपनी का हो, है ना, तो मैं उनको, अगर वो बंदा मेरे बिजनेस से मैं अगर उसको दे रही हूँ तो वो रिसीवर हो गया, तो मैं उसको डेबिट करूंगी, अगर मैं उससे ले रही हूं यानी मेरा बिजनेस उससे कुछ ले रहा है तो वो गिवर हो गया, तो मैं उस बंदे को क्रेडिट करूंगी। एक और वर्ड है इसी पर्सनल अकाउंट में, कैपिटल और ड्रॉइंग्स है ना, और ये मैंने आपको बताया था कैपिटल और ड्रॉइंग भी पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं अगर बिजनेस कर रही हूँ, मैं मेरा नाम से मैं एंट्री नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया था, तो मैं मेरे को नाम को मुझे रिप्रेजेंट करने वाले एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक ड्रॉइंग्स अकाउंट होता है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगी, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है पता है ना, तो कैपिटल में क्या हो रहा है, मैं ऑनर बिजनेस में कैपिटल में यानी अमाउंट ला रही हूँ या गुड्स लेके आ रही हूँ, है ना, गुड्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं कौन होगी गिवर होगी। बिजनेस में मैं तो दे रही हूँ ना, ओनर बिजनेस में दे रहा है, तो मैं कौन होगी गिवर हो गई। तो जो भी कैपिटल जो मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, और कैपिटल में ओनर बिजनेस को दे रहा है तो गिवर हो गया, और गिवर को क्या करते हैं क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है और ओनर बिजनेस को दे रहा है, तो वो गिवर हो गया, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट की बात करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था, और ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट में वो पर्सनल यूज में बिजनेस में से कुछ आइटम ले जाता है। ठीक है, अच्छा ले जाता है तो वो रिसीवर हो गया ओनर, और ओनर अगर रिसीवर हो गया मीन्स ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। ये रूल भी क्लियर हो गया आपका। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वो दे रहे हैं, गिवर है, ओनर दे रहा है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वह रिसीवर है, वह रिसीव कर रहा है। अच्छा, वैसे भी सी कैपिटल में सी आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ड्रॉइंग्स में डी आ रहा है तो डेबिट करेंगे, तो आपको इतना लॉजिक पे जाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही क्लियर हो गया। क्लियर, पर्सनल अकाउंट का आपको सिस्टम समझ में आ गया। जो भी रिसीव करेगा, चाहे फर्म रिसीव हमारे बिजनेस से हम उसको देंगे तो वो रिसीव करेगा, चाहे फर्म हो, चाहे बैंक हो, चाहे कंपनी हो, चाहे नेम ऑफ द पर्सन हो, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो या ड्रॉइंग्स अकाउंट, है ना। तो जो रिसीव करेगा हमारे बिजनेस से हम उसको डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा जो हमको देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये तो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का रूल, है ना। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या आता है आपको पता है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट टू, वो दो क्या है, डेटर और बैंक अकाउंट, बिकॉज दे आर पर्सनल अकाउंट। हाँ, अब उनको क्या करेंगे, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है। एसेट्स का क्या सिस्टम है, सिंपल सा लॉजिक, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आइटम जो एसेट्स हमारे बिजनेस में आती है
डेबिट कर दीजिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे बिजनेस में आता है उसको डेबिट कीजिए, जो हमारे बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। कैसे? जैसे मशीनरी परचेज की, हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी एसेट्स है, मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है, दैट सो द मशीनरी विल बी डेबिटेड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मोहन से पैसे मांगते थे, उसने अपने को पैसा दिया, कैश दिया, कैश दिया अपने को, है ना, तो कैश आ रहा है, कैश एसेट्स होती है, कैश आ रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड। ठीक है। इसके अलावा राम अपने से पैसे पाता है, अपने राम को पेमेंट किया, राम को पेमेंट किया तो कैश जा रहा है, कैश एसेट्स है और ये जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट। कैश अकाउंट ऐसा नहीं कि सिमिलर है, जब कैश आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, जब कैश जाएगा तो उस सिचुएशन में, उस केस में हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर एसेट्स होती है और ये जा रहा है, जा रहा है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आया कंसेप्ट? बहुत इजीली लॉजिकली सोचो, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स में देख सोचना है, क्योंकि रियल अकाउंट में केवल क्या आती है, एसेट्स। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें दो कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उन दो में से फिर सर्च करना पड़ेगा कि वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। फिर अगर वो रियल अकाउंट हुआ तो फिर उसका रूल सोचना पड़ेगा, रियल अकाउंट में क्या रूल होता है। रियल अकाउंट में ये रूल होता है कि कोई एसेट्स, रियल अकाउंट में होती क्या, एसेट्स होती है, अगर एसेट्स आती है वी विल डेबिट दैट एंड अगर एसेट्स जाती है वी विल क्रेडिट दैट। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नॉलेज मैंने आपको पहले दिया था, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड लॉसेज एंड प्रॉफिट्स, और इसके अलावा परचेज सेल, क्योंकि परचेज आपकी एक्सपेंसेस होता है, सेल आपकी इनकम होती है, तो ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है, एक्सपेंसेस और इनकम का क्या रूल है वो समझते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी बिजनेस में लॉस हुआ या जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हुआ उनको डेबिट किया जाएगा। ठीक है। सैलरी पे की वर्कर को, सैलरी, पहले तो सोचो सैलरी है क्या, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है भाई, और अगर नॉमिनल अकाउंट है फिर सोचो क्या ये इनकम है, क्या ये एक्सपेंसेस है, तो हम देखेंगे सैलरी पे की, दैट इज द एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर है, सो द सैलरी विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड न तो पर्सनल अकाउंट है न रियल अकाउंट है, क्योंकि पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, न ये कोई एसेट्स है, ये इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है। और इनकम का क्या सिस्टम है, पहले तो हमने पता कर लिया कि दैट इज द नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम का क्या सिस्टम है, इनकम्स आर क्रेडिटेड, सो कमीशन विल बी क्रेडिटेड। आगे बात समझ में, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, सैलरी पे की डेबिट की जाएगी, कमीशन रिसीव किया क्रेडिट किया जाएगा। आई बात समझ में। इसके अलावा लॉसेस, जैसे हमने फर्नीचर सेल किया, सेल करने पे लॉस हुआ, आगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो क्या आपको बेसिक बता रही हूँ ना। 5000 का लॉस हुआ, फर्नीचर सेल किया, 5000 का लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस है, डेबिट होगा, क्योंकि लॉसेज नॉमिनल अकाउंट में आते हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल लॉसेज आर डेबिटेड। ठीक है। सेम, अगर फर्नीचर को सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है, 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिट होगा। इसके अलावा परचेज एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगी, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगी। क्लियर? वापिस इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स ये आएंगे। सारे एक्सपेंसेस जैसे रेंट पेड एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है ये, और रेंट एक्सपेंसेस इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम है, और डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो, और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। परचेज एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगी। लॉस हुआ किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने पे या किसी भी वजह से लॉस हुआ, किसी भी मैटर में लॉस हो सकता है, वो डेबिट किया जाएगा, किसी भी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। वापिस एक ग्लैंस ले लेते हैं। अभी अपनी मॉडर्न अप्रोच छूट रही है, एक्चुअली इसको डिटेल में समझाने की वजह से मॉडर्न अप्रोच मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन क्लियर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आइडेंटिफाई किया था, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का, आइडेंटिफाई करो
दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर करो कि भाई इसमें मनी टर्म्स है क्या है, भाई मेजर भी कर लिया। अब आ रही बारी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्ड के लिए हमको पहले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अकाउंट्स पहले ट्रांजेक्शन देख लिया, हो गया। उसमें अब ढूंढो कि कौन से 2 अकाउंट ऐसे हैं जो मेन है। उस ट्रांजेक्शन में 2 मेन अकाउंट सर्च करने पड़ेंगे क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम है, ठीक है। 2 मेन सर्च कर लिया, फिर क्या करूं, उन दोनों को अलग अलग रखो कि एक अकाउंट ये अफेक्ट हो रहा है, एक अकाउंट ये। फिर उनको देखो कि ये अकाउंट है कौन सा, क्या ये पर्सनल है, क्या ये रियल है, क्या ये नॉमिनल है, ठीक है। दोनों में फर्स्ट जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, एक पर्सनल हो सकता है एक रियल हो सकता है ना। 2 अकाउंट ढूंढ लिए, उनको ढूंढने के बाद उनका रूल अप्लाई करो। जैसे अगर फर्स्ट वाला पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल में फिर उसको देखो कि क्या ये रिसीवर है बंदा, क्या ये गिवर है। अगर वो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, अगर वह गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। अच्छा, दूसरा अकाउंट देखा हमने तो वो रियल अकाउंट लगा क्योंकि वो एसेट्स थी, है ना। तो रियल अकाउंट लगा तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दो। क्या उसमें एसेट्स आ रही है क्या हमारे बिजनेस में, अगर वो आ रही है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर वो आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर वो जा रही है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर वो दूसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हुआ तो क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में आते क्या क्या हैं, ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेज इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स। अगर नॉमिनल अकाउंट हुआ तो उसका रूल अप्लाई कर दो। क्या हमने जिसको अलग छांट के वो नॉमिनल अकाउंट को रखा है, क्या वह इनकम है, क्रेडिट कर दो। क्या वह एक्सपेंडिचर है, डेबिट कर दो। क्या वह लॉस है, डेबिट कर दो। क्या वह प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दो। क्या वह परचेज है, डेबिट कर दो। क्या वह सेल है, क्रेडिट कर दो। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, ठीक है। ये हमारी अकाउंट्स की शुरुआत होगी, प्रैक्टिकल पोर्शन की शुरुआत होगी, है ना। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम एक तो पढ़ेंगे जो मॉडर्न अप्रोच है वो पढ़ेंगे, और अब हम बिल्कुल फास्ट एंट्री करना